हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एम हब ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? तो बच्चों डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। यानी एक ऐसा सिस्टम होता है बच्चा जहां पे जो सरकार होती है वो डायरेक्टली जनता द्वारा चुनी जाती है। यानी जनता जिस व्यक्ति को वोट देती है वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वही व्यक्ति जब सरकार बनाता है तो हम लोग इस सिस्टम को बोलते हैं डेमोक्रेसी। यानी यहाँ पे जो जनता होती है वो डायरेक्टली किसको इलेक्ट करती है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव को जो सरकार बनाएगा। एक डेमोक्रेसी में जितने भी पावर होती है बच्चा वो किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती। गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हमारी जो डेमोक्रेसी कहती है उसमें किसी एक ऑर्गन के पास सारी पावर नहीं होती है, बल्कि ये तीनों ऑर्गन्स के पास इक्वल पावर डिवाइडेड होती है। आपको पता है लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉज और जुडिशरी का काम होता है टू पनिश दोज हु वायलेट द लॉज। यानी एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग वहां होती है जहां पे हमारे तीनों ऑर्गन्स को इक्वल पार्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी तीनों ऑर्गन्स को इक्वल पावर मिली है अपने अपने स्पेयर में। ठीक है, अगर हम किसी एक ऑर्गन को बहुत ज्यादा पावर दे दें या उसको हम लोग सुपीरियर कर दें दूसरे एज कंपेयर टू दूसरे ऑर्गन से, तो ये कहीं से भी डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में इस चैप्टर में। आपको अगर ये टर्म्स क्लियर हैं तो आपको आगे चैप्टर भी पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इन टर्म्स का यूज हम आगे चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स क्लियर करेंगे, देन आफ्टर हम लोग अपने चैप्टर में या लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले पावर शेयरिंग, ये आपके चैप्टर का ही नाम है। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चा? तो पावर शेयरिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये दिमाग में एकदम साफ रखिए, सरकार के 3 ही ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कोई एक्सेट्रा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 3 ऑर्गन्स हैं। और तीनों का क्या काम होता है मैंने अभी आपको बता दिया है। तो पावर शेयरिंग सिंपली ये कहता है कि जहां पे भी ये 3 ऑर्गन्स के बीच में पावर इक्वली डिवाइड होते हैं, जब पावर्स हमारे इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसी सिस्टम को, इसी कॉन्सेप्ट को पावर शेयरिंग कहते हैं। ये इंटेलिजेंट स्टेप होता है इंश्योर करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। बिसाइड पावर शेयरिंग सिर्फ इन 3 ऑर्गन्स में ही नहीं, लेवल्स में भी बटी हुई है। यानी पावर्स को हमने 3 लेवल में भी बांटा है। पहला है यूनियन लेवल जिसे हम लोग सेंट्रल लेवल भी कहते हैं, सेकेंड है स्टेट लेवल और थर्ड है लोकल लेवल। नेक्स्ट आता है मेजोरिटेरियन। तो बच्चा मेजोरिटेरियन क्या है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे एग्जांपल लीजिए कि किसी एक एरिया में सबसे ज्यादा जिस कल्चर या जिस रिलीजन का लोग रहते हैं, यानी जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, वही कम्युनिटी उस पूरी कंट्री को रूल करने लगती है। तो यानी जब किसी भी देश में ऐसा हो जहां पे मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वही उस कंट्री को रूल कर रही है, तो हम लोग कहते हैं वहां पे मेजोरिटेरियन है। और आपको पता है अगर मेजोरिटी जो है रूल करेगी पूरी कंट्री को, तो वहां पे कुछ माइनॉरिटीज भी होंगी। माइनॉरिटीज कौन? जिनकी जनसंख्या उस एरिया में कम है एज कंपेयर टू मेजोरिटी। तो अगर मेजोरिटी रूल करेगी तो वो अपने के लिए काम करेगी, वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, वो अपने नीड्स को पूरा करेगी, लेकिन क्या वो माइनॉरिटी के नीड्स को पूरा करेगी? नहीं। यानी इस तरीके के सिस्टम में क्या होता है, वो बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं विशेज और नीड्स को माइनॉरिटी की। नेक्स्ट आता है एथनिसिटी। एथनिसिटी क्या होता है बच्चा? ये एक सोशल डिवीजन है जो कि कल्चर पे बेस है। एकदम दिमाग में क्लियर रखिए, एथनिसिटी आपकी कल्चर से रिलेटेड है। मोस्ट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज दे हैव सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और कल्चर और बोथ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग कम्युनिटी के होते हैं, लेकिन वो सेम कल्चर अगर शेयर करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वो उनकी सेम एथनिसिटी है, उनका जो एथनिक ग्रुप है वो सेम है, क्योंकि उनके कल्चर, उनके फेस्टिवल सब सेम है। दे मे नॉट हैव सेम रिलीजन और नेशनलिटी, भले उनका सेम रिलीजन ना हो, भले उनकी सेम नेशनलिटी ना हो, लेकिन फिर भी उनका कल्चर अगर कहीं ना कहीं सेम है तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सेम एथनिक ग्रुप के हैं। एग्जाम्पल फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, सिन्हाला स्पीकिंग, ये सारे। नेक्स्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है अच्छा? ये एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी अगर एक ऐसी सरकार है जिसमें जितने भी बंदे हैं, उस सरकार में जितने भी बंदे हैं वो अगर सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सेम लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो हम लोग उस पूरी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि वो पूरी गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट है।
इसका एग्जाम्पल डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग पीपल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटी गवर्नमेंट्स नो मैटर वेयर दे लिव। जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाई, उससे मतलब नहीं वो कहाँ रहते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट को हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहेंगे। ये बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी जो बेल्जियम में बनी थी। इसका एग्जाम्पल तो आप श्रीलंका में भी देख सकते हैं, जहाँ पे सिन्हालीज जो थे उनकी जो लैंग्वेज थी उनको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जो सिन्हाला थे उनकी जो गवर्नमेंट थी उसमें सब सिन्हाले थे, यानी उनकी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट है सिविल वॉर। व्हाट इज सिविल वॉर? तो ऐसे समझिए बच्चा, किसी भी वॉर में जहां पे जनता लड़ने आती है, जहाँ पे आधे ज्यादा जनता का हार्म होता है, यानी जहाँ पे नेटिव पीपल वॉर लड़ने आते हैं, ऐसे वॉर को सिविल वॉर कहते हैं। ये एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री इज नोन एज सिविल वॉर। सम टाइम इट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। सिविल वॉर उतने बड़े लेवल पे तो नहीं होता है जिस हिसाब से वॉर होता है दो कंट्रीज के बीच में, लेकिन सिविल वॉर होता है एक ही कंट्री के बीच में, दो कम्युनिटी में। एक ही कंट्री में जब दो कम्युनिटी आपस में लड़ जाती है, उनकी दोनों की जो जनता है, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो जब आपस में ही लड़ने लगते हैं, तो ऐसे वॉर को सिविल वॉर कहते हैं। प्रूडेंशियल, इसका मतलब क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रीजंस व्हिच फेवर्स पावर शेयरिंग। इट इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस। प्रूडेंशियल का सीधा सीधा मतलब ये होता है बच्चा कि हम लोग हमेशा अपने लॉस को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं हर चीज के बेनिफिट पे, यानी कोई भी काम अगर किया गया है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा बेनिफिशियल ही होना चाहिए। नेक्स्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस। अ सिस्टम इन which each organ of the government checks the others, which result in a balance of power among various institutions. It ensures that none of the organ can exercise unlimited power. देखिए बहुत इजी है ये। इसका मतलब क्या है, आपको पता है तीन ही ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेजिस्लेचर कभी एग्जीक्यूटिव को देखती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को देखती है। ये दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं कि हाँ दोनों अपने अपने काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं एक दूसरे को कि वो अपना काम कर रहा है कि नहीं, या वो अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं। इससे क्या होता है, इससे हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है और ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गन तो नहीं है जो अनलिमिटेड पावर का यूज कर रहा है। देखिए सरकार के जो ऑर्गन है उनके पास लिमिटेड पावर है, ठीक है, वो अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते रहता है कि किसी भी टाइम कोई ऐसा ऑर्गन तो नहीं है, या कोई ऑर्गन जो अनलिमिटेड पावर का यूज कर रहा है, या ऐसी पावर का यूज कर रहा है जिसको दी नहीं गई है, या अपने पावर के बियॉन्ड जा रहा है। तो उस समय के लिए हम लोग चेक्स और बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में देखिए बच्चा हम लोग लेवल्स की बात करते हैं। जब भी हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे ऑर्गन्स आएंगे, लेकिन जब भी वर्टिकल डिवीजन की पावर की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा लेवल्स आएंगे। और कितने लेवल होते हैं, तीन ही लेवल होते हैं। सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल को मतलब स्टेट भी कहते हैं, स्टेट लेवल, और रीजनल लेवल जिसको हम लोग लोकल लेवल भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है बच्चा, देखिए किसी भी एरिया में जब इलेक्शन लड़ा जाता है, तो जहां पे इलेक्शन लड़ा जाता है हम लोग हर एक एरिया में ईवीएम बूथ अलॉट कर देते हैं। हर एक एरिया को अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो एरिया होता है जहाँ पे एक एक ईवीएम बूथ रखा रहता है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की गई, एक सिस्टम होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है इन द असेंबलीज और पार्लियामेंट में माइनॉरिटीज के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि पंचायत के इलेक्शन में वुमेन्स की सीट रिजर्व होती है कि 1/3 सीट वुमेन को मिलनी चाहिए। ऐसे पार्लियामेंट में भी होता है, लेजिस्लेचर में भी होता है, वुमेन्स के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, SC ST के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। तो कोई भी एक ऐसा एरिया, कोई भी ऐसी सीट जो रिजर्व है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें नॉर्मल जनरल क्या व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट आता है कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन का मतलब होता है बच्चा गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी अभी इलेक्शन हुआ तो एक गवर्नमेंट ने वोट पा लिए, सबसे ज्यादा वोट किसी गवर्नमेंट को मिले, मान लीजिए पार्टी ए को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन वो वोट इतने नहीं है कि वो सरकार बना सके। मींस मान लीजिए कि उनको 48% वोट मिले, और आपको तो पता है अगर किसी व्यक्ति कोई भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उसको 50% ज्यादा वोट चाहिए। तो अगर पार्टी ए को 48% वोट मिले हैं तो वो भी कितने परसेंट से लैग कर रहा है, 2% से। तो अगर उसको
सरकार बनानी है तो उसके लिए उसको 2% चाहिए। तो मान लीजिए उसके साथ साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज थी जिनके पास थोड़े बहुत इलेक्शन थे, तो इन्होंने क्या किया, पार्टी ए ने बाकी छोटी छोटी पार्टीज के साथ जो है गठबंधन बना लिया, मतलब उनको साथ में ले आया, उनका एक ग्रुप बनाया और उनके वोट भी अपने वोट में ऐड कर लिए, और उनके वोट जब अपने वोट में ऐड किए तो उनका जो वोट था टोटल बढ़ के 50 के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से अब वो सरकार बना लिए। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। जब अलायंस होता है 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज के बीच में, गेट सेलेक्टेड एंड फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, इट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये एक दूसरा तरीका है पावर शेयरिंग का। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। देखिए ये तो आपके चैप्टर में है ही है, 2 कंट्रीज की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेल्जियम, तो आपको पता है बेल्जियम कहाँ है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। मैंने मैप लगाया है, देखिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड का बॉर्डर टच करती है बेल्जियम। तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। इसमें सबसे ज्यादा 59% लोग रहते हैं डच स्पीकिंग वाले। अगर आप राइट हैंड साइड में एक मैप देखोगे तो उसमें जो रेड कलर आप देख रहे हैं, ये रेड कलर वाले सारे डच स्पीकिंग लोग हैं जो बेल्जियम में रहते हैं। वाइल 40% वर फ्रेंच स्पीकिंग, और ये जो येलो कलर का आप एरिया देख रहे हैं, ये 40% वो है जो फ्रेंच बोलते हैं, और जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन स्पीकिंग है। तो आप ये जो ब्लू कलर का साइड में देख रहे हैं, ये कौन है, ये वो 1% लोग हैं जो जर्मनी बोलते हैं। ऑल्दो द फ्रेंच वर 40% ऑफ द पॉपुलेशन, दे वर रिचर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड हैड कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। देखिए भले ही फ्रेंच की पॉपुलेशन डच की पॉपुलेशन से कम है, लेकिन क्योंकि फ्रेंच वाले ज्यादा अमीर थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेल्जियम की पूरी इकोनॉमी पे कंट्रोल किया हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है और लोग ये कहने लगते हैं कि ये पूरा बेल्जियम फ्रेंच के कंट्रोल में आ गया है, यानी ये फ्रेंच डोमिनेशन हो गया है यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कम्युनिटी लिखी है और राइट हैंड साइड में रीजन है, मतलब ये कम्युनिटी इस रीजन में रहते हैं, आपको ये लर्न कर लेना है। फ्लेमिश कम्युनिटी फ्लैंडर्स में रहती है, फ्लेमिश और फ्रेंच दोनों ब्रुसेल्स में रहते हैं। ब्रुसेल्स क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ब्रुसेल्स क्या है। नेक्स्ट फ्रेंच क्या है, ये फ्रेंच कम्युनिटी है, वो कौन से रीजन में रहती है, वलोनिया रीजन में रहती है। जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी कहाँ रहती है, वलोनिया रीजन में रहती है। अब बढ़ते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बेल्जियम विल हैव एन इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, उसने कहा कि वो इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को रखेगा। Selected laws will require the consent of the majority of members from each linguistic group। और सरकार ने, उनकी बेल्जियम की जो सरकार थी, उन्होंने कहा कि जो भी लॉ बनेंगे उसमें जो कंसेंट होगा मेजॉरिटी मेंबर्स का, वो हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से लिया जाएगा। मतलब हम लोग हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से सलाह लेके ही कोई भी कानून बनाएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम में क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, ना उनके अंडर काम करती है। ब्रुसेल्स क्या है, ये कैपिटल है बेल्जियम की, एक डिफरेंट गवर्नमेंट है ये। देखिए ब्रुसेल्स, बेल्जियम जो कंट्री है इसके अंदर अलग गवर्नमेंट है, और जो उसकी कैपिटल है उसके अंदर अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। दैट हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी ब्रुसेल्स के अंदर भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का बराबर का हिस्सा था, और बेल्जियम कंट्री के अंदर भी डच और फ्रेंच लोगों का बराबर का हिस्सा था। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैड अ कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट डिसाइडेड ऑन ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इसके अलावा उनके पास एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी जो कि डिसाइड करती थी किस मैटर्स पे, जो उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो बेसिकली कौन से मैटर्स पे डिसाइड करती थी, कल्चरल एजुकेशन के मैटर्स हो गए, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के मैटर्स हो गए, इनको ये डिसाइड करती थी। अब हम लोग पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका आपने देखा है बच्चा, अगर मैं इसका ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूं तो ये आपको पता है इंडियन पेनिनसुला के नीचे है, जस्ट सदर्न टिप पे। ये क्या है, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। व्हाट आर आइलैंड्स, आइलैंड्स क्या होते हैं बच्चा, तो कोई भी लैंड एरिया जो चारों तरफ पानी से घिरा है उसे आइलैंड कहते हैं। तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है इंडिया के पास। जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं श्रीलंका में आफ्टर 1948 वो कौन थे, सिन्हाला स्पीकर्स थे। 74% बोलने वाले सिन्हालीज हैं जो श्रीलंका में रहते हैं, और 18% तमिल स्पीकर्स हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि श्रीलंका इंडिया से कौन से स्टेट से अलग है, आपको उसका नाम बताना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तमिल स्पीकर्स वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू श्रीलंकन एंड इंडियन तमिल्स। देखिए मैंने अभी आपको बताया 18% तमिल थे श्रीलंका में, तो जो तमिल स्पीकर्स थे वो 2 पार्ट में है। एक तमिल है श्रीलंकन तमिल, मतलब वो तमिल श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, वो वहीं पे उनका जन्म हुआ है, और एक है इंडियन तमिल्स, मतलब ये कौन है, ये इंडिया के तमिलनाडु में रहने वाले लोग थे जो माइग्रेट करके श्रीलंका चले गए। जो रेस्ट है वो सब माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं श्रीलंका की।
अब हम लोग पढ़ते हैं मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका। देखिए मैंने इसीलिए आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दी, क्योंकि मुझे पता है आगे लेक्चर में ये वर्ड्स आएंगे, तो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए मेजोरिटेनिज्म क्या होता है। 1956 में एक एक्ट लागू कराया जाता है श्रीलंका की सरकार द्वारा, जिसमें श्रीलंका की सरकार कहती है कि जो सिन्हाला हैं उनकी जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। और जो तमिल स्पीकर्स थे उनको लगता है कि यार ये जो कानून है इसकी वजह से कहीं हमारे कल्चर को इग्नोर किया गया है, और ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि बच्चा उसी श्रीलंका में तमिल के स्पीकर्स भी रह रहे हैं। तो जो तमिल स्पीकर्स हैं उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, वेयर जो सिन्हाला थे उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। इसलिए तमिल्स को लगा कि उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। आफ्टर दिस देवर मेनी मोर प्रेफरेंशियल पॉलिसी। सिर्फ यही नहीं कि सिन्हालीज की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, उसके साथ ही जो श्रीलंका की सरकार थी उसने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी लाई जिसकी वजह से प्रेफरेंस सिर्फ सिन्हालीज लोगों को मिल रहा था, चाहे वो सरकारी जॉब में मिले प्रेफरेंस, चाहे उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेके मिले प्रेफरेंस। क्वाइट सून इसके बाद क्या होता है, जितनी भी पार्टीज थी और जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उन सब ने एक स्ट्रगल चालू कर दिया, किसके अगेंस्ट, सिन्हालीज और जो श्रीलंका में गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट। इन सब ने, ये जो पार्टीज थे और जो पॉलिटिकल ग्रुप थे ये सारे तमिल्स के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और ये लोग श्रीलंका गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल करने लगे। और इन्होंने कहा कि अब तमिल लैंग्वेज को, अब इनका डिमांड क्या थी, तो इनकी डिमांड ये थी कि अब तमिल लैंग्वेज को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए श्रीलंका की। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी ये रिपीटेडली डिनाई कर रही थी, मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस डिमांड को पूरा करने की उत्सुकता नहीं रखती थी, उसने बिल्कुल भी इनकी डिमांड्स को ज्यादा फेस भी नहीं दिया, उन्होंने एकदम इग्नोर किया उनकी डिमांड को, विच क्रिएटेड अ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। और इसी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है भाई, दो कम्युनिटी आपस में लड़ेंगी। कौन है दो कम्युनिटी, तमिल और सिन्हालीज, ये दोनों आपस में लड़ने लगी, जिसकी वजह से श्रीलंका में एक सिविल वॉर हो गया। ये जो सिविल वॉर था इसकी वजह से क्या होता है, दोनों पार्टीज में लॉस होता है। आपको पता है बच्चा, कोई भी वॉर हो, कैसा भी वॉर हो, वॉर का रिजल्ट कभी भी पीस नहीं हो सकता, वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है और वॉर का लॉस दोनों पार्टी को झेलना पड़ता है। तो ये जो वॉर हुआ इसकी वजह से भी दोनों पार्टीज को लॉस झेलना पड़ा और इसकी वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी को एक सेटबैक भी देखना पड़ा। सेटबैक मतलब श्रीलंकन इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से ट्रैश हो गई, गिर गई। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन बिकमिंग रिफ्यूजी बाय एस्केपिंग टू अदर कंट्री। और इसकी वजह से एक और बहुत बड़ी घटना होती है जिसमें ये होता है कि जो श्रीलंकन के लोग थे उन लोग को इस सिविल वॉर से बचने के लिए अपने घर बार छोड़ के कहीं और कंट्री में जाके शिफ्ट होके रिफ्यूजी बन के रहना पड़ा। अब ये देखिए मैंने मैप लगाया है, इस मैप में आप श्रीलंका के आसानी से देख सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे श्रीलंका की एथनिसिटी। देखिए आप, सबसे पहले जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं एरिया, ये सारे सिन्हालीज हैं। जितना ब्लैक कलर का एरिया आप देख रहे हैं ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। जो येलो कलर का आप देख रहे हैं श्रीलंकन मूर्स हैं, और जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये इंडियन तमिल्स हैं। तो आप देख सकते हैं मेजॉरिटी सिन्हालीज की ये है श्रीलंका में। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चा, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, क्यों हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए, क्यों ये अच्छी है। तो पावर शेयरिंग गुड है क्योंकि ये रिड्यूस कर देती है द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। देखिए आज अगर पावर शेयरिंग होती बच्चा श्रीलंका और बेल्जियम में, तो आज श्रीलंका में अगर होती तो कभी सिविल वॉर ना होता, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी सिर्फ अपने ही डिजायर्स को पूरा कर रही थी और किसको इग्नोर कर रही थी, माइनॉरिटी को। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए चाहे जो कम्युनिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो पावर शेयरिंग इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पावर शेयरिंग में तो यही कहता है कि ये सारे ऑर्गन्स को इक्वल पार्ट में पावर डिवाइड करता है। तो यानी पावर शेयरिंग बहुत अच्छा तरीका है जिसकी वजह से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सकते हैं सोशल ग्रुप्स में। नेक्स्ट जो सेकंड रीजन है क्यों अच्छा है पावर शेयरिंग, वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक रूल है इसके अंदर शेयरिंग ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। देखिए लोगों को कंसल्ट किया जाता है कि उनको किस तरीके से गवर्न किया जाएगा। पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे सिस्टम में जहां डेमोक्रेसी है। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। जो प्रूडेंशियल रीजन है वो क्या है, स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। देखिए प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए, इससे क्या होगा, इससे जो भी बच्चा रिजल्ट आएगा वो हमेशा बेटर होगा। क्योंकि जब भी पावर शेयरिंग होगा तो हम लोग सबसे कंसल्ट करके डिसीजन लेंगे तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वेयरएज जो मोरल रीजन है वो ये है कि ये एम्फसाइज करता है द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। मोरल रीजन इसका ये है कि जो पावर शेयरिंग है ये बहुत वैल्यूएबल है।
ठीक है, तो हमें ये करना चाहिए, पावर शेयरिंग अपने यहाँ रखना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एज पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। देखिए पावर शेयरिंग क्या है, ये एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग किसी कुछ लोगों के हाथों में नहीं है। ये जो पावर है ये बहुत ज्यादा वाइडली डिवाइडेड है, हर ऑर्गन को मिली है, इक्वली मिली है और लिमिटेड भी है। हमेशा याद रखिए बच्चा, डेमोक्रेसी में या पावर शेयरिंग में जो भी पावर्स दी जाती हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो रिलेटिव होती हैं। एब्सोल्यूट मीन्स अनलिमिटेड, चाहे जितना यूज करो, चाहे जैसे यूज करो, ऐसी नहीं है पावर। हमारे यहाँ जो पावर है वो रिलेटिव है, मतलब आपको एक हद तक दी गई है, उसके आगे नहीं यूज कर सकते आप। नेक्स्ट, मोर एवर द पीपल इन पावर आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन बट आर ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देम। ये जो लोग हैं पावर में, ये सिर्फ डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये जवाबदेही भी देंगे। मतलब जिनके पास ये पावर मिली है, पावर शेयरिंग में हमने जिन जिन लोगों को पावर दी है, वो जो डिसीजन लेते हैं सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर हम उनसे जवाब भी पूछेंगे, अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं कि बताइए ये कैसे हुआ, तो वो उसका जवाब भी देंगे, यानी वो हम लोग को अकाउंटेबल भी हैं। तो डेमोक्रेसी बच्चा इसीलिए तो सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों फीचर्स हैं। वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल भी होगा अपने काम के लिए, अपने एक्शंस के लिए, और वही व्यक्ति अकाउंटेबल भी होगा। तो इससे क्या होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट व्यू मिलेगा आपको सरकार का। नेक्स्ट, जो पावर शेयरिंग है ये रिस्पेक्ट करता है हर और एवरी ईच एंड एवरी सोशल ग्रुप को, विच इज रेयरली सीन इन एनी अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट डेमोक्रेसी। देखिए पावर शेयरिंग भी डेमोक्रेसी की तरह ही है, तो पावर शेयरिंग भी इक्वली रिस्पेक्ट करता है हर सोशल ग्रुप को जैसे डेमोक्रेसी करता है, लेकिन इन दोनों के अलावा जो भी अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो कोई भी नहीं करती। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच पावर शेयरिंग टेक्स प्लेस इन वेरियस डेमोक्रेसीज। बहुत अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से पावर शेयरिंग होती है। तो हम लोग क्यों दूसरी कंट्री, अपनी ही कंट्री इंडिया की बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे है बच्चों। तो पावर शेयरिंग हमारे इंडिया के 3 ऑर्गन्स में बटी है। तो मैंने 3 ऑर्गन्स का चार्ट भी आपके सामने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। जो पावर है वो डिवाइडेड है हॉरिजॉन्टली, मैंने आपको बताया है, हमेशा याद रखिए जब भी हॉरिजॉन्टल डिवीजन की बात करेंगे तो आप ऑर्गन याद रखना, जब भी वर्टिकल डिवीजन की बात करेंगे तो आप लेवल याद रखना। जो पावर डिवीजन है वो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, वेयर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स इन देयर जुरिडिक्शन। यहाँ पे हर ऑर्गन को बच्चा इक्वल पावर्स मिली हैं और इक्वल जुरिडिक्शन मिला है। दिस इज इजिली सीन इन इंडियन डेमोक्रेसी, द लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑन द सेम लेवल एंड येट हैव डिफरेंट जुरिडिक्शंस। यहाँ पे देखिए ये जो तीनों ऑर्गन हैं, ये तीनों ऑर्गन सेम लेवल पे ही काम करते हैं, इनका फंक्शन सेम लेवल पे होता है, लेकिन इनके डिफरेंट जुरिडिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग पढ़ते हैं पावर शेयरिंग अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स पे। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं, 3 लेवल हैं। एक पहला है सेंट्रल लेवल, फिर है स्टेट लेवल, फिर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। This refers to the system where the power is distributed among various levels of government such as central and provincial. This system is also known as federalism। देखिए जहां पावर 2 पार्ट में डिवाइड हो, जब भी हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे लोकल की बात नहीं करेंगे अभी, जब भी पावर सेंट्रल या स्टेट में डिवाइड होती हैं इक्वल पार्ट में, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। इंडिया एक प्राइम एग्जांपल है फेडरल सिस्टम का। इन सर्टेन मैटर्स जो पावर शेयरिंग है ये बहुत एक्सक्लूसिव होती है, दैट सर्टेन सब्जेक्ट्स आर नॉट एक्सक्लूसिव टू द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं यूनियन गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो हम लोग पढ़ते हैं पावर शेयरिंग अलग अलग सोशल ग्रुप्स में कैसे हैं। इन दिस वेरियस वीक सोशल ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वेरियस रिजर्वेशन। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीक सोशल ग्रुप जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेड होते हैं लेजिस्लेचर्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में वेरियस रिजर्वेशन से। दिस गिव्स द वेरियस सोशल ग्रुप अ वॉइस एंड पावर विच माइट नॉट हैव बीन गिवन इन द अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इस तरीके में क्या होता है, पावर शेयरिंग में रिजर्वेशन दिया जाता है, सरकार सीटों में रिजर्वेशन देती है उन कम्युनिटीज को, उन सोशल ग्रुप्स को जो बहुत वीक हैं, जो अपने आप को खुद से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, उनको सरकार मौका देती है रिजर्वेशन देके। नेक्स्ट पढ़ते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं सोसाइटी में, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, अदर पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जिनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन मेकिंग पे और लॉ मेकिंग प्रोसेस में डेमोक्रेसी में। समटाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक अलायंस बनाती हैं। अलायंस मतलब मैंने अभी आपको बताया कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। तो कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी अलायंस बनाती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं डायरेक्ट पावर शेयरिंग में जब वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं।
देखिए मैंने ये यहाँ चार्ट बना दिया है। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में बच्चों अंतर क्या होता है? तो फेडरल गवर्नमेंट में हम लोग सिर्फ 2 लेवल की बात करते हैं, सेंट्रल और स्टेट, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ 1 लेवल की बात होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी को हम लोग नेशनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पावर्स जो होती हैं वो 2 लेवल में शेयर होती हैं, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पावर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास होता है। नेक्स्ट, फेडरल गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड है और कोडिफाइड है। रिजिड मतलब कि जल्दी आप इसको बदल नहीं सकते, संविधान को जल्दी बदला आसानी से नहीं जा सकता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब आसानी से कोई भी नॉर्मल अमेंडमेंट लाके या आप कोई भी कानून लाके आराम से संविधान को बदल सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्या कहता है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज यहाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ सेंट्रल लेवल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी उसे सेंट्रल लॉ बोलेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी तो उसे स्टेट लॉ बोलेंगे। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट में 2 टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं, सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही तरीके का लॉ होता है जो पूरी कंट्री में चलता है, जिसे यूनिफॉर्म लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हम हर बार हर लेक्चर में लास्ट में क्वेश्चन इसीलिए डालते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि कैसे क्वेश्चंस का जवाब देना है, आंसर कैसे लिखने हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा। इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इनके नोट्स बनाते रहिए आप लोग, ये बहुत काम आएंगे आपको। हाउ डिड द श्रीलंकन एंड द बेल्जियम गवर्नमेंट ट्राई टू सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम? इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। फिर एक्सप्लेन द मोरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको नोट कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। आपको ये लेक्चर के बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी बच्चा ज़रूर लर्न करिएगा। टर्म्स आपको क्लियर हो गए तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ लर्न करिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज पावर शेयरिंग? ये तो आपको पता है, तो चैप्टर का नाम है, ये तो जरूर ही आएगा किसी भी, चाहे वो 2 नंबर में आए 3 नंबर में आए। तो आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा आज का। चलिए, थैंक यू।